प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत आपको एक प्रारूपिक भ्रूणकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम ये जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो शेक होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है एंजियोस्पर्म पौधों में। तो अधिकांश जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनमें एक प्रारूपिक अगर भ्रूणकोश की बात की जाए तो वो पॉलीगोनम प्रकार का होता है और यह सामान्यतः सभी एंजियोस्पर्म पौधों में पाया जाता है। और सामान्यतः ये देखा गया है कि जो भ्रूणकोश का केंद्रक होता है वो 3+2 और +3 प्रकार का होता है, अर्थात इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड है बीजांड द्वार की ओर है, एक एग सेल होती है और इस एग सेल में दो पार्श्व में इसके सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड कोशिकाएं कहलाती हैं। मध्य में एक द्विगुणित केंद्रक पाया जाता है जिसे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं तथा चैलेजल एंड की ओर 3 एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं वह पाई जाती हैं। तो एक सामान्य संरचना में ये देखा गया है ये कि 8 प्रकार का जो स्ट्रक्चर है 8 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, वह 7 कोशिकीय संरचना होती है। इसके जो प्रमुख घटकों की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे कि हम जानते हैं कि जो टिपिकली जो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक कॉमनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म 7 सेल स्ट्रक्चर. The large cell present in the center of embryo sac is called central cell. With 2 polar nuclei, they fuse to form a secondary nucleus. The micropylar end of the embryo sac is surrounded by a egg apparatus which is composed of egg and 2 synergids. The chalazial end of embryo sac have 3 antipodal cells. The cells of egg apparatus as well as the antipodal cell haploid or and uninucleate, while the central cell is binucleate. The occurrence of egg is universal and it was always haploid. The antipodal cell are almost always present except in Ionothera type, but their number and ploid is variable. The development of embryo sac start with the elongation of functional megaspores. तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जो अंड समुच्चय है या जिसको हम पहला कहते हैं एग एपरेटस, इस समुच्चय में एक अंड कोशिका व 2 पार्श्व सहायक कोशिकाएं पाई जाती या मिलती हैं। जो एग सेल है, अब हम बात करते हैं एग की, तो यह कोशिका नासपति आकार की या अंडाकार होती है। इसका आधार भाग चौड़ा होता है तथा जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके ऊपरी भाग में एक वैक्यूल या रिक्तिका भी उपस्थित होती है। इसी के साथ में 2 सिनर्जिड सेल्स, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये और ये दोनों, ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं जो अंड कोशिका को दोनों ओर से घेरे हुए रहती हैं। इन कोशिकाओं की लंबाई अंड कोशिका से कुछ छोटी होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति में बीजांड द्वार की ओर एक हुक समान संरचना निर्मित होती है। इसके ऊपरी भाग में एक तर्कु रूपी उपकरण अर्थात फिलीफॉर्म एपरेटस, तर्कु रूपी उपकरण पाया जाता है जिसके ठीक नीचे केंद्रक स्थित होता है। केंद्रक के नीचे सहायक कोशिकाओं का आधारीय भाग रिक्तिका द्वारा घिरा रहता है। सहायक कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं। परागनलिका का भेदन सहायक कोशिकाओं से होता है। यह जिस सहायक कोशिका में प्रवेश करती है वह निषेचन पूर्व ही विघटित होना शुरू कर देती है। दूसरी सहायक कोशिका निषेचन के पश्चात अपाशित या डीजनरेटेड हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एग जो एपरेटस है वो कहलाता है। दूसरी बात करते हैं जो सेंट्रल सेल है या जो ध्रुवीय या द्वितीय केंद्रक है, तो भ्रूणकोश के मध्य में लगभग मध्य क्षेत्र में बीजांड द्वार व निभा की ओर एक केंद्रक मध्य की ओर स्थानांतरित होता है। अतः यह 2 ध्रुवीय केंद्रक समायोजित होकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं या जिसे कि एंडोस्पोर मदर सेल निर्मित करते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अतः दोनों ध्रुवीय केंद्रक समान आकार के होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो माइक्रोपाइलर केंद्रक है होता है एंड की ओर से, वो केंद्रक बड़ा होता है जबकि फर्टिल एरिया में निभा की केंद्र बड़ा होता है। ध्रुवीय केंद्रकों का समायोजन निषेचन से पूर्व, निषेचन के समय तो उसके बाद हो सकता है। द्वितीय केंद्रक या तो अंडकोशिका के नीचे स्थित रहता है अथवा यह केंद्र में भी उपस्थित रह सकता है। द्वितीय केंद्रक व प्रतिमुखी कोशिकाओं के बीच में एक वैक्यूल या एक रिक्तिका वो पाई जाती है।
जो तीसरे नीचे की ओर देखते हैं तो एंटीपोडल सेल, दिस इज ए चैलेजल एंड। तो भ्रूण कोश का जो चैलेजल एंड है उसकी ओर सामान्यतः 3 एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं वो पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं। निषेचन के पश्चात यह अपाशित हो जाती हैं। प्रारूपिक भ्रूण कोश में इनकी संख्या 3 होती है तथा यह हैप्लॉइड या अगुणित होती है। इसी प्रकार हम अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो इनको किस प्रकार से मिलता है। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, एग है, एंटीपोडल सेल है, सेंट्रल सेल्स है। तो जो न्यूट्रिशन की बात है ऑफ एम्ब्रियोसेक, भ्रूणकोश बीजांडकाय की समांगी मर्दूतकीय कोशिकाओं अर्थात होमोजीनियस पेरेंकाइमल सेल से घिरा होता है। भ्रूणकोश बीजांडकाय व आसपास की उत्तकों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी जो न्यूसेलस होता है और जो बीजांडकाय है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। भ्रूणकोश अपनी सतह द्वारा पोषण को अवशोषित करता है। बीजांड की कोशिकाओं में मांड, प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि उपस्थित होते हैं। कुछ पादपों में बीजांडकाय की कोशिकाओं का पोषण अगर भ्रूणकोश के परिवर्धन से पूर्व समाप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में अध्यावरण की भीतरी सतह की कोशिकाएं वृत्त आकार की हो जाती हैं। वह इन उपस्थित पोषक पदार्थ जैसे शर्करा, मांड, प्रोटीन, वसा आदि भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करते हैं अर्थात न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। पोषण देने का कार्य करने के लिए अंतःस्तर को अध्यावरणीय टेपिटम अर्थात इंटेगुमेंट्री टेपिटम भी कहा जाता है। कुछ पादप कुलों के बीजांड वृंत के उपस्थित कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती हैं। इनमें पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। यह हाइपोस्टेस की कोशिकाएं कहलाती है। वह इनका भी कार्य भ्रूणपोष को पोषण देने का माना गया है या देखा गया, रिपोर्टेड किया गया। जैसा कि निषेचन से पहले एंटीपोडल सेल्स कोशिकाएं केंद्रीय कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाएं अंड को पोषण देने का कार्य करती हैं। निषेचन के उपरांत ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं चूंकि नष्ट हो जाती है, अतः पोषण का कार्य माइक्रोपाइलर चूस्कांग अथवा चैलेजल चूस्कांग या चैलेजल हस्टोरिया द्वारा करते हैं। बीजांड की आकारिक एक संरचना इस प्रकार की होती है कि भ्रूणकोश का मुख्य पोषक मार्ग निभागीय मार्ग माना जाता है। क्योंकि यह क्षेत्र बीजांडवृत्त यानी फोनिकल से जुड़ा रहता है, इस क्षेत्र में सामान्य तंत्र भी उपस्थित होता है जिसके द्वारा यह भ्रूणकोश को पोषक पदार्थों की आपूर्ति होती है। भ्रूणकोश में उपस्थित प्रतिमुखी कोशिकाएं भी पोषण देने में सहायता प्रदान करती हैं। जियामेज की जो एंटीपोडल सेल्स है, प्रतिमुखी कोशिकाओं की भित्ति में अनेक उभार या प्रोटोबरेंस निर्मित हो जाते हैं जो पोषण के कार्य को अधिक सक्षमता से करने में सहायक प्रदान होते हैं। और इसी प्रकार से अब एम्ब्रियोसेक हस्टोरिया, कुछ जो पौधे हैं उसमें एम्ब्रियो हस्टोरिया देखा गया है, जैसे कि और कुछ नेक्ड एम्ब्रियोसेक भी देखे गए हैं। द एम्ब्रियोसेक इज लोकेटेड इनसाइड द ओवल इज मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म विच इज एनक्लोज्ड बाय ए थिक न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट। अर्थात अधिकांश जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनमें ये जो एम्ब्रियोसेक होता है वो न्यूसेलस या थिक न्यूसेलस अथवा इंटेगुमेंट अच्छा अध्यावरण से घिरा होता है। परंतु कुछ जेनेरा जैसे टोरेनिया, गलमम, थेसियम एंड यूट्रिकुलोरिया, यहाँ पर एम्ब्रियोसेक्स कम आउट थ्रू द माइक्रोपाइलर विच इज नोन एज नेक्ड एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक लाइक एस्टोरिया, तो आवृतबीजी जो पौधे हैं उन पादपों के भ्रूणकोश अपना पोषण सामान्यतः न्यूसेलस कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। भ्रूणकोश के परिवर्तन के दौरान इन मर्दूतकीय कोशिकाओं का पोषण समाप्त होने पर ये विघटित हो जाती हैं। कुछ पादपों में अध्यावरण की भीतरी कोशिकाएं एंडोथेलियम बनाती हैं जो भ्रूणपोष को प्रदान करती हैं। परंतु फेसियोलस में बीजांड की कोशिकाएं कुछ अद्भुत अतिवृद्धि करके अर्थात फेसियोलस में माइक्रोपाइलर की कुछ सेल्स अतिवृद्धि करके आसपास के उत्तकों से पोषण प्राप्त करती है। यह माइक्रोपाइलर चूस्कांक कहलाता है अर्थात बीजांड द्वारीय चूस्कांक कहलाता है या माइक्रोपाइलर एम्ब्रियोसेक हस्टोरिया कहलाता है। जबकि एलियम में चैलेजल एंड की कुछ कोशिकाएं नलिकाकार अतिवृद्धि करके सामान्यतः बीजांड न्यास के भीतर तक पहुंचकर पोषण प्राप्त करती हैं। तो अतः यह निभागीय चूस्कांक कहलाता है अर्थात चैलेजल एम्ब्रियोसेक प्रकार का सोडियम कहलाता है।
चूस्कांक सामान्यतः या स्टोरेज सामान्य उन परिस्थितियों में निर्मित होते हैं जब भ्रूणकोश के परिवर्तन से पूर्व ही बीजांड की कोशिकाओं का पोषण समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एक टिपिकल या प्रारूपिक जो एम्ब्रियो सेक्स है उसकी स्ट्रक्चर 7 कोशिकीय व 8 न्यूक्लियस प्रकार की होती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स वो आपको देखेंगे। इसमें एग होगा, एग apparatus होगा जिसमें सिनर्जी सेल, उसके साथ में एंटीपोडल सेल्स है और सेंट्रल सेल है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है।